So good morning everyone. In last class we have seen the equation of pair of line in general form. ठीक है, उसमें हमने 2-3 पॉइंट पे ज्यादा एम्फसाइज किया था. लाइक फर्स्ट पॉइंट था हाउ टू सेपरेट द टू लाइंस. ठीक है, वो दोनों कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में दिया हुआ था, तो उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे ये हमने तरीका सीखा था. और उसके लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा था, पार्शियल डिफरेंशिएशन का. पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था कि जिसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है बस उसी को वेरिएबल कंसीडर करेंगे, रेस्ट विल बी आवर कांस्टेंट. क्लियर है? ठीक है, तो इसे हमें क्या मिल गया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया था. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस मिला था, और उस लाइन के बेसिस पे हमें क्या करना था, टू सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखना था. अब टू सेपरेट इक्वेशन मिल गया तो एंगल बिटवीन देम्स भी हमने कैलकुलेट किया था. उसके बाद इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर हमने कैलकुलेट किया था. इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर के बाद हमने फर्दर क्या कैलकुलेट किया था, रिलेटेड टर्म. ठीक है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, ओरिजिन कंटेनिंग एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर. ये हमने सारा उस दो सेपरेट लाइन के बेसिस में हमने सॉल्व कर लिया था. ठीक है, देखो जिसको भी डाउट होगा आप एक बार जो लेक्चर हुआ है उसको आप एक बार गो थ्रू कीजिए, और इन केस यू फाइंड एनी डाउट देन लेट मी नो. ठीक है, आज फर्दर में होमोजिनाइजेशन सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो होमोजिनाइजेशन में हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में जब हम इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑरिजिन जब हम कर रहे थे तो उसमें हमने होमोजेनाइजेशन का टर्म यूज किया था. तो उसमें क्या था, होमोजेनाइजेशन का टर्म क्या था, होमोजेनाइजेशन में हमने क्या बताया था, उसमें हमने बताया था कि ईच पावर का सम 2 होना चाहिए. ईच टर्म, जैसे हमें 3 टर्म दिया हुआ था ना, क्या था टर्म, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 था. तो अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर आपको दिखेगा क्या, यहां पे आपको दिखेगा ईच टर्म का वेरिएबल का पावर 2 है. इन ईच टर्म द पावर ऑफ वेरिएबल इज 2. अब बोलोगे सर यहां पर तो 1 1 दिया हुआ है, तो यहां पर कितना वेरिएबल दिया हुआ है, 2 वेरिएबल दिया हुआ है. दोनों वेरिएबल का सम का पावर को ऐड कीजिए तो कितना मिल जाएगा हमको, 2 मिल जाएगा. ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बात बताइए, ये बात समझ में आया कि नहीं आया. क्लियर है होमोजेनाइजेशन? तो यहां पर भी अब हमें क्या करना है, लाइन का, जैसे यहां पर जो होमोजेनाइजेशन होगा तो ये हमारा कर्व का इक्वेशन है, ये हमारा कर्व का इक्वेशन है, जनरल कर्व जो हमने बताया था, जनरल कर्व का इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ये हमारा जनरल कर्व का इक्वेशन है. और ये जनरल कर्व समटाइम्स रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, समटाइम रिप्रेजेंट सर्कल, समटाइम्स रिप्रेजेंट एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला. ये सब का कंडीशन होता है बच्चा, मैं एक एक करके सब कंडीशन मैं आपको बताता रहूंगा. ये स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करता था, स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करता था, when h² माइनस ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एक पहला कंडीशन था, और दूसरा कंडीशन क्या था, मॉड ऑफ a b c h h g g f f इज इक्वल टू 0 होना चाहिए था, तब जाके ये स्ट्रेट लाइन. इसका हमने प्रूफ भी आपको करवाया था कि ये फॉर्म कैसे आ रहा है जो, तो ये स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन करता था. ठीक है, अब यहां पर हो क्या रहा है, एक लाइन इसको कट कर रहा है, एक लाइन इसको कट कर रहा है, मतलब गिवन कर्व को लाइन कट कर रहा है. ठीक है, तो लाइन कट कर रहा है तो गिवन कर्व में लाइन कितना पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है. देखो एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये पॉइंट हो गया, पॉइंट P एंड पॉइंट Q. अब देखो पॉइंट P और पॉइंट Q
तो अगर हम इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ द लाइन किस फॉर्म में दिखेगा? इक्वेशन ऑफ द लाइन इस फॉर्म में दिखेगा। देखो तो ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, और ओरिजिन से पास करने का इक्वेशन ऑफ द लाइन हमको जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन पता है, तो यही हमारा होमोजेनाइजेशन है। यही हमारा क्या है? होमोजेनाइजेशन है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? प्रोसेस क्लियर हुआ? प्रोसेस क्या है? कर्व दिया हुआ है, कर्व में एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कर्व पर लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस 2 पॉइंट के थ्रू हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बना सकते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन था? पहला क्वेश्चन था एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम बोला था, और दूसरा क्या कॉन्सेप्ट था? इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर था। ये 2 टर्म इससे रिलेटेड आ रहा था, ये 2 कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए तो होमोजेनाइजेशन हेडिंग दीजिए, होमोजेनाइजेशन लिखिए। तो देखो हमने होमोजेनाइजेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या है? इट इज द प्रोसेस टू फॉर्म कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस joining the point of intersection of the curve and the given lines to the origin। मतलब क्या है? ये लाइन और ये कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटरसेक्ट करेगा तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और ये दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के बाद हमें जो न्यू इक्वेशन ऑफ द लाइन मिलेगा, वो न्यू इक्वेशन ऑफ द लाइन कहां कहां से पास करेगा? ए से भी पास करेगा, बी से भी पास करेगा, और इक्वेशन ऑफ और ओरिजिन से भी पास करेगा। ये 3 जगह से पास करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हमें कैसे फाइंड करना है होमोजेनाइजेशन का इक्वेशन? कैसे फाइंड करना है? तो देखिए ये हमारा लाइन का इक्वेशन है, कर्व का इक्वेशन ये हो गया ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप देखोगे तो सर ये तो 2 डिग्री का इक्वेशन दिख रहा है, ये भी 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है, लेकिन ये 2 डिग्री का है क्या? ये 2 डिग्री का है क्या? ये 2 डिग्री का है क्या? ये बताओ, 2 डिग्री का है? नहीं है सर, ये 2 डिग्री का। तो हम इसको 2 डिग्री का बनाने का कोशिश करेंगे। तो ऑलरेडी यहां पर 1 पावर है, हमको एक और पावर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। प्लस यहां पर भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन में? सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी में अगर मैं 1 से स्क्वायर कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अब ये 1 का एक्सप्रेशन क्या आएगा ये देखना आप। देखो इक्वेशन ऑफ द लाइन कहां दिया हुआ था? यहां पे था, Lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? Lx प्लस my इज इक्वल टू माइनस n को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो जहां जहां हमको 1 चाहिए वहां वहां क्या पुट कर देंगे? Lx प्लस my प्लस Lx प्लस my डिवाइडेड बाई माइनस n। तो देखो पुट करो, तो यहां पर तो हमें जरूरत नहीं है ना 1 का, 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx, और यहां पर क्या कर देंगे? Lx प्लस my डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस 2fy Lx प्लस my डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस c इंटू Lx प्लस my डिवाइडेड बाई माइनस n का पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो बाहर में कितना पावर? 1। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों का पावर कितना हो जाएगा? 2 आ गया। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना पावर हो गया? 2। तो इसका हो गया पावर 2। फिर इस पे आइए, y का पावर कितना, इसका पावर कितना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे
तो पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पावर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं बच्चा, वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली y इंटू वाई स्क्वायर, फिर से पावर 2 आ गया हमारा, तो ये भी हमारा पावर 2 का टर्म बन गया। अब इस पे आ जाओ सर, बाहर तो कुछ नहीं है लेकिन अंदर आप देखोगे तो ईच टर्म का पावर 2 आपको जनरेट करके देगा, चेक कर लो। स्क्वायर स्क्वायर और 2xy, तो xy फिर से पावर 2 हो गया, तो ईच टर्म का पावर कितना आया, 2 आ गया। तो ईच टर्म का पावर 2 आ जाएगा, तो फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन में हमको क्या दिखेगा, फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या दिख जाएगा हमें, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है, सिंप्लीफाइंग इक्वेशंस, तो आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बोलिए, दिखेगा। अरे देखो ना, x² कहां कहां x² मिलेगा, एक x² यहां मिलेगा, दूसरा x² यहां मिलेगा, तीसरा x² यहां मिलेगा, तो x² इंटू सम कांस्टेंट या कोफिशिएंट प्लस xy यहां मिलेगा, फिर xy यहां मिलेगा, देखो ना, x इंटू वाई, x इंटू वाई, x इंटू वाई मिला, ये सेकंड टर्म हो गया हमारा। थर्ड टर्म आ जाओ y² यहां पर y नहीं है, यहां पर y² है और यहां पर y² है, समझ में आया। तो अगर हम सबको कंबाइन करेंगे तो हमको इस तरह का चीज दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब जो ये इक्वेशन आया, यहां पर a और b नहीं, यहां पर p ले लो, फिर तो नहीं तो बोलोगे सर ये तो a और b, आप पॉइंट वाला ही a और b लिख दिया, समझ में आया। तो ये जो इक्वेशन आया ये कहां कहां से पास कर रहा है, पासेस थ्रू ऑरिजिन, पहला ऑरिजिन से पास कर रहा है a एंड पॉइंट b। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब आपको ये वाला चीज मिल गया। अब यहां से अगर आपको बोला जाए कि इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालिए, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर इसमें हमने क्या सीखा था, इक्वेशन, ये तो 2 लाइन का इक्वेशन है ना, 2 लाइन का इक्वेशन। अब 2 लाइन का इक्वेशन परपेंडिकुलर हो जाएगा, कब, अरे पैरेलल और परपेंडिकुलर का कंडीशन हमने दिया था ना, 2 लाइन पैरेलल कब हो रहा है और 2 लाइन परपेंडिकुलर कब हो रहा है, इसका कंडीशन हमने दिया था ना। क्या था कंडीशन, पैरेलल कब होता था, पैरेलल कब होता था, h² माइनस ab ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं इक्वल टू 0 था, केवल इक्वल टू 0 था। और ये तो था पैरेलल का कंडीशन था। परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या था, बोलो, कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² इज इक्वल टू 0। अरे देखो ना, tan थीटा क्या फॉर्मूला लिखते थे हम, tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू h² माइनस ab डिवाइडेड बाई a प्लस b लिखते थे ना। तो ये 90 डिग्री का क्या मतलब है, 1 अपॉन नॉन जीरो अपॉन 0 ना, तो डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर जी, ये a और b क्या इंडिकेट करता था, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ y²। ये बात समझ में आया कि नहीं आया सभी को, होमोजेनाइजेशन क्लियर हुआ, क्लियर टू एवरीवन। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसको हमने सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया, इसको हमको सिंप्लीफाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इसी तरह का फॉर्म बनेगा। ये p कुछ भी हो सकता है, h कुछ भी हो सकता है, q कुछ भी हो सकता है, हमें वो इस पे नहीं जाना है, ठीक है। हमें केवल प्रोसेस याद रखना है बच्चा। अगर आपको प्रोसेस लर्न हो जाएगा, यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। क्लियर है,
समझ में आया? इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं दे रहा, मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना है। जो वंस यू नो द प्रोसेस यू विल इजिली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द होमोजेनाइजेशन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो यहां पर आपको जो 2-3 पॉइंट याद रखने वाली बात है वो ये है कि एक कर्व दिया हुआ रहेगा और एक लाइन दिया हुआ रहेगा। ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। हमेशा जो इक्वेशन ऑफ द लाइन आएगा वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। देखो हमेशा ओरिजिन से पास कर रहा है और ओरिजिन से पास करने के साथ ए बी से भी पास कर रहा है। ठीक है। और होमोजेनाइजेशन हमने किया कैसे? जो भी टर्म में जो कमी था उस कमी को हमने लाइन के थ्रू फुलफिल कर दिया। देखो ना इसमें क्या कमी था? एक पावर का कमी था, हमने 1 से मल्टीप्लाई करके 1 का एक्सप्रेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पर 1 का स्क्वायर हमें चाहिए था, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, मिल गया हमें। आपको भी इसी तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन। एक मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा कि कैसे सॉल्व होता है, उसके बाद दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, आपको होमोजेनाइजेशन बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको सारा कॉपी कीजिए। तो देखो दीज आर द क्वेश्चंस विच यू हैव टू सॉल्व यूजिंग द होमोजेनाइजेशन मेथड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस कर्व। ठीक है, लाइन और कर्व हमें दिया हुआ है। तो कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर हमें 1 डिग्री ही दिया हुआ है, इसको हमें 2 डिग्री बनाना है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? lx प्लस my डिवाइडेड बाई माइनस n इज इक्वल टू 1 होगा। चलो अब यहां पर पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax lx प्लस my डिवाइडेड बाई माइनस n। अब इसको माइनस n को इधर शिफ्ट कर दो तो n माइनस एन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर l प्लस 4am एक्स वाई होगा। तो क्या बन जाएगा? 4al एक्स स्क्वायर प्लस 4am एक्स वाई प्लस एन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गया। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? फाइंड द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। तो परपेंडिकुलरिटी का क्या कंडीशन था? बोलो। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन था। बताइए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 होगा कि नहीं होगा? कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है? तो ये हमारा क्या बन गया? कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर है? तो इस तरह से आपको सॉल्व करते जाना है सारा क्वेश्चन, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हमको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी हम होमोजेनाइजेशन करें तो हमें वो टर्म को सिलेक्ट करना है जहां पर डिग्री 2 ना हो रहा हो। और डिग्री 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? जितना उसका डिफिशियंसी मतलब जितना उसमें डिग्री कम हो रहा है उतना 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जहां पे डिग्री है ही नहीं वहां पर 1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं? कॉपी कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए। 1 बाय 1 सॉल्व करते जाइए तो सारा क्वेश्चन। So these are the question which we have to solve using the homogenization method. अगर आप देखो तो there are various conditions given to you। ठीक है, और वो कंडीशन ऑलरेडी आपने पहले वाले क्लासेस में कंप्लीट कर चुका है सारा कंडीशंस के बारे में। ठीक है, तो 1 बाय 1 आप लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद फिर हम फर्दर कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कीजिए, टेक टाइम, सॉल्व दिस थिंग्स and then
मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलो आप सभी लोग वो होमोजेनाइजेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करता हूं, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। तो शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से इसका क्या मतलब समझता है? अगर डायरेक्ट मैं इसका मीनिंग पूछूं आपसे तो व्हाट डज इट मीन? सर ऑरिजिन पहले 0,0 था, अब उसको कुछ और पॉइंट पे हम ले जा रहे हैं, ले जा सकते हैं ना? तो देखो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है कि नहीं? ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो आइडियल कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। दिस इज आवर पॉइंट P व्हिच कोऑर्डिनेट इज x, y। तो जो पॉइंट P है वो विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एंड y एक्सिस ये बना, राइट? विथ रिस्पेक्ट टू OX एंड OY क्या है? पॉइंट P है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो ओरिजिन है मैं इसको शिफ्ट कर दे रहा हूं अनदर पॉइंट पे, उस पॉइंट इज अल्फा कॉमा बीटा। अब सर ये भी एक ओरिजिन बन जाएगा, तो सर इसका भी तो अपना x एक्सिस और y एक्सिस रहेगा। सपोज तुम एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते हो, सपोज मैं मानता हूं कि पढ़ने के लिए आप सपोज एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते हो, तो आप क्या क्या चीज कैरी करते हो साथ में? जैसे आप घर में पढ़ाई कर रहे हो तो वहां पर भी आप पढ़ाई करोगे, तो साथ में बुक कॉपी कैरी करोगे कि नहीं कैरी करोगे? हैं कि वहां पर अलग परचेज करोगे बुक कॉपी? क्या करोगे? कैरी करोगे। तो वही चीज होता है कि इसका अपना एक एक्स एक्सिस बनेगा और इसका अपना एक वाई एक्सिस बनेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे यहां पर क्या करोगे आप, जैसे अपना घर पे रहते हो तो किसी भी तरीका से सोच सकते हो, कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन यही दूसरा के घर में जाके रहोगे, क्योंकि बाहर जाओगे तो किसी, या तो आप रेंट पे रहोगे या तो आप हॉस्टल में रहोगे, तो यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन ना, कि आप घर जैसा बिहेव करोगे वहां पर भी। सोचो करोगे क्या? नहीं करोगे। तो सेम टाइप का आपको यहां पर भी अप्लाई करना है। अब यहां पर यही पॉइंट है, लेकिन पॉइंट का x, y रहेगा या कुछ और पॉइंट बन जाएगा? बताइए। कुछ और पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है। हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है। तो अब आप देखो, बताओ यहां से यहां तक का लेंथ कितना? x। यहां से यहां तक का लेंथ कितना? x डैश। यहां से यहां तक का लेंथ कितना? अल्फा। है कि नहीं? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो कहना है राइट, x इज इक्वल टू अल्फा प्लस एक्स डैश। तो एक्स डैश क्या हो जाएगा? एक्स डैश क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा। होगा कि नहीं होगा? होगा। चलो अब आ जाते हैं y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। आप देखो, अगर y एक्सिस को देखोगे तो फिर से क्या बन जाएगा? y माइनस बीटा बन जाएगा। अगर सिमेट्रिक मूव करते हैं तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? y। यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा? y डैश। यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा? बीटा। तो आपको क्या दिखा? y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस बीटा। हमें क्या चाहिए था? y डैश चाहिए था। तो y डैश इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो अल्फा कॉमा बीटा क्या है? अल्फा कॉमा बीटा इज शिफ्टेड ऑरिजिन। ठीक है। P ऑफ x कॉमा वाई क्या है? पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू बोलो ओरिजिनल x एक्सिस एंड y एक्सिस। है कि नहीं? और P ऑफ x डैश कॉमा y डैश क्या है? बोलो पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू शिफ्टेड ऑरिजिन। होगा? शिफ्टेड ऑरिजिन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं?
तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसी के बेसिस पे आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपका शिफ्टेड ओरिजिन आ गया। शिफ्टेड ओरिजिन आने के बाद क्या आपको मिल जाएगा फर्दर, जो आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया हुआ रहेगा। सपोज आपका लाइन दिया हुआ रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ रहेगा, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अब x के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, x प्लस अल्फा पुट कर देंगे, y के जगह पर क्या पुट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये पॉइंट कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सभी को? क्योंकि ये हमारा ओरिजिन शिफ्ट हो गया। ओरिजिन शिफ्ट होने के बाद अब ये वाले पॉइंट के हिसाब से हमारा सारा काम चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? कॉपी कीजिए इसको सारा। तो यहां पर एक चीज देखना कि जो हमारा पॉइंट बन गया, तो ये x के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, देखो x के जगह पर अल्फा प्लस एक्स डैश पुट करेंगे, तो एक्स डैश प्लस अल्फा, और y के जगह पर क्या पुट करेंगे, वाई डैश प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। तो ये एक्स डैश कॉमा वाई डैश क्या है, ये भी कोई जनरल पॉइंट है, ये भी कोई जनरल पॉइंट है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। तो एक्स प्लस वाई प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, ये हमारा न्यू इक्वेशन ऑफ द लाइन है विथ रिस्पेक्ट टू द शिफ्टेड ओरिजिन अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू शिफ्टेड ओरिजिन अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? किसी को भी इसमें कोई दिक्कत? कैसे हमने शिफ्ट किया पॉइंट को, जो पॉइंट को लाइन में कैसे पुट किया, बोलो। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी कीजिए इसको सारा। चलो, तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब ये कोई ना आर्बिट्रली अगर कोई पॉइंट हमें कंसिडर करना है तो हम कैसे कंसिडर करेंगे। अभी तक हमने पॉइंट कंसिडर करने का कोई भी तरीका नहीं सीखा था। हमने कुछ सीखा था क्या? नहीं सीखा था। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन है ना, बस उसी को कंसिडर करना है। हेडिंग दीजिए, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, एक आप एक्स एक्सिस कंसिडर कीजिए, वाई एक्सिस कंसिडर एनी पॉइंट एच कॉमा के, ये हमारा फिक्स पॉइंट है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये लाइन कुछ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, ये पॉइंट है जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई, और इसके बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ये आर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, मतलब इस लाइन में ये आर कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, जनरल पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आपको याद होगा कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन चाहिए था तो क्या लिखते थे, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एस वन इज इक्वल टू टेन थीटा लिखते थे। टेन थीटा लिखते थे। टेन थीटा को क्या कीजिए आप, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कर दीजिए, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? किसी को भी कोई कंफ्यूजन? यहां पर भी आप इसको थीटा मान लीजिए। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये हमें क्या दे देगा, आर कॉस थीटा दे देगा, और ये वाला लेंथ क्या दे देगा, आर साइन थीटा दे देगा। देखो ना, ये थीटा दिया हुआ है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो बेस इज इक्वल टू क्या हो गया, आर कॉस थीटा हो गया कि नहीं हुआ? समझ में आया ये बात? अगर हम इसको रेशियो को इस तरह से लिखें,
y माइनस y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो डज इट इक्वल टू r। अब देखो ये अगर मैं लेंथ लिखूं तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, सॉरी x माइनस x1 हो जाएगा। ये लेंथ देखो ना, ये वाला पॉइंट क्या है x है, ये वाला पॉइंट क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया। तो x माइनस x1 इज इक्वल टू r cos थीटा। सिमिलरली y माइनस y1 इज इक्वल टू r sin थीटा। दोनों से r डिवाइड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय sin थीटा इज इक्वल टू r। तो यहां पर क्या है, थीटा इज फिक्स्ड। थीटा क्या है, हमारा स्लोप को फॉर्म कर रहा है ना थीटा, तो थीटा हम फिक्स करेंगे तभी तो हमारा स्लोप फॉर्म करेगा ना। एंड r इज पैरामीटर। पैरामीटर मतलब क्या, डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ r आ जाएगा। समझ में आ गया, लेकिन थीटा हमेशा फिक्स रहेगा। पर्टिकुलरली समझ में आ गया ये पॉइंट। तो ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन है। अगर यहां से हमको पॉइंट चाहिए होगा तो क्या लिखेंगे, x माइनस x1 इज इक्वल टू r cos थीटा, x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा हो जाएगा। तो सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा लिखेंगे। तो हमारा जो पॉइंट P था, P ऑफ x कॉमा y, ये क्या मिल जाएगा, x1 प्लस r cos थीटा कॉमा y1 प्लस r sin थीटा। क्लियर है या नहीं क्लियर है बताइए। हमने जनरल मतलब ये क्या बोल सकते हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म लिया है हमने। पॉइंट स्लोप फॉर्म को हमने यूज करके डिराइव किया है किसका, इक्वेशन ऑफ द लाइन, पैरामेट्रिक, यस पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन, एनीवन, वेरी गुड। नाउ नोट डाउन एवरीथिंग एंड वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, नोट डाउन कीजिए सभी लोग। ठीक है, वो जो हमने फिक्स पॉइंट लिया था ना, उसको x1 y1 लेके सॉल्व कर, दोनों में कोई अंतर नहीं है, h k भी सब सही है। ठीक है, लेकिन हमने हर जगह क्या किया है, x1 y1 यूज किया है, इसलिए हमने h k को x1 y1 से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, बस। तो ये क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो लाइन कैसे ड्रॉ होगा, 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, यानी कि ये हमारा जो लाइन पॉइंट है वो 2, 3 हो गया। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से लाइन फॉर्म कर रहा होगा, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आ गया। अरे देखो ना, ये 45 डिग्री अब क्या कर रहा है, ये लाइन के साथ कहीं पे मीट कर रहा है पॉइंट P पे। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 लिखे, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। तो अगर मैं देखूं तो ये वाला पॉइंट कहां पे लाई कर रहा होगा, ये हमें नहीं पता है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बनेगा, लेकिन इसका हमें स्लोप दिख गया क्या, नेगेटिव है। ठीक है, तो स्लोप नेगेटिव है तो ये लाइन ड्रॉ हो रहा होगा। देखो तो ये वाला पॉइंट हमको मिला कि नहीं मिला, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं। अब आप देखोगे कि हमारा जनरल ये जो पॉइंट P था, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या था, x1 प्लस r cos थीटा था, कॉमा y1 प्लस r sin थीटा। तो लिखिए तो x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, क्योंकि ये हमारा पॉइंट A है, यहां से यहां तक का हमारा डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस क्या है, r है। तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 प्लस r वी डोंट नो, cos थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस r डिवाइडेड बाय √2,
सिमिलरली y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y1 प्लस आर साइन थीटा। y1 का वैल्यू आपको पता है 3, r नहीं पता है, साइन थीटा में थीटा भी पता है 45। तो क्या बन जाएगा 3 प्लस आर डिवाइडेड बाई √2। अब ये जो x, y है ये आपका लाइन 2 में भी लाई कर रहा है, जो सेकंड लाइन दिया हुआ है। तो सेकंड लाइन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं। अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा 2 प्लस आर डिवाइडेड बाई √2 प्लस 3 प्लस आर डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कितना बन गया 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6। तो r डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू -6। r इज इक्वल टू -6 √2। r इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 5 प्लस 1 6। ठीक है, सही हमने सॉल्व किया है ये दोनों। अरे तो r बाई 2 प्लस r बाई 2 2r/2 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3r/2। अब ये r क्या था, डिस्टेंस था। तो डिस्टेंस कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव। तो कर दीजिए पॉजिटिव। तो r का वैल्यू कितना हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ सभी को। तो देखो बच्चा एक चीज याद रखना, सर लाइन नीचे था तो आपने माइनस क्यों नहीं किया, आपको दिखा ना कि r का वैल्यू नेगेटिव आ गया। अगर हम लाइन नीचे कर देते तो r का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता। तो आपको उससे डरने का जरूरत नहीं है, जो भी हमने आपको बताया है उसको एज इट इज अप्लाई कीजिए और कीप इन माइंड कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड लगा दीजिए। हम क्यों बार बार अपना प्लस माइनस में उलझा रहेंगे, प्लस माइनस में नहीं उलझना है। जो भी आंसर है उसको पॉजिटिव में कंसीडर कर लो, टेकिंग द मॉड लीजिए, पॉजिटिव में ऑटोमेटिकली दे देगा। क्यों, हमें पता है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है पॉइंट सभी को। चलिए, तो इसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूंगा, आप उसको क्या कीजिएगा सॉल्व करना, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे और फर्दर चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन समझ में आ गया सभी को, ओके। थैंक यू वेरी मच।